हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? क्लास 10th साइंस सैम्पल पेपर 2023। दोस्तों, आज हम ये 2023 का सैम्पल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है वो हल करेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपने खुद पढ़नी है। इसमें वैसे 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये क्वेश्चंस हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन और पहला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, क्या होती है? ओम, वाट, ओम मीटर या वोल्ट? ये वाट क्या होती है? वाट। वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई होती है। इसमें वाट, 2 वाट, ठीक है, मेगावाट, ये सब जो है शक्ति की इकाइयाँ होती हैं। ओम जो है वो काहे की होती है? प्रतिरोध की। ओम किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, ही पता होना चाहिए। और ओम पर मीटर प्रतिरोधकता की। ये आपसे इनमें से बदल के भी पूछ सकता है। और वोल्ट किसकी होती है? विभवांतर की। ठीक है, ये आपने याद रखने, मैंने आपको चारों का बताया है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना पर, सॉरी, ये रेटिना पर बनाता है। ठीक है, रेटिना को क्या बोलते हैं हिंदी में? दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल भी हो सकता है वहां लिखा हुआ। ठीक है ना, पटल, दृष्टिपटल। ठीक। बाकी तीनों ऑप्शन ये गलत है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, लकड़ी, गोबर गैस, परमाणु ऊर्जा या चारकोल। ऊर्जा स्रोत नहीं है परमाणु ऊर्जा, ठीक, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में देखिए, ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताओ। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्या बोला हमने? इनको, जिनको हम बार बार कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जल जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है? रिन्यूएबल ऑफ एनर्जी हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है, टंगस्टन का उपयोग बिजली के लैंप फिलामेंट के रूप में क्यों किया जाता है? व्हाई इज टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स? आपने देखा जो बल्ब होते हैं ना, बल्ब में क्या लगा होता है? टंगस्टन लगा होता है। सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखा? टंगस्टन एक मिश्र धातु है। क्या है? टंगस्टन एक मिश्र धातु है। ठीक है, और ये इसको यहाँ क्यों लगाया जाता है? क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरी हाई होता है। ठीक है, क्या बताया इसका? मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। इसको आपने अपने आप बना के लिखना है कि इनका गलनांक होता है। ठीक है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और दूसरी क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध, उच्च रोधक क्षमता होती है इनकी। प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। और दूसरा क्या होता है कि ये गर्म होने पर चमकते हैं। क्या होते हैं ये? गर्म होने पर चमकता है। आपने इसको ऐसे लिखना है, इनका गलनांक उच्च होता है, प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, और गर्म होने पर ये चमकता है। ठीक है, क्या बताया हमने आपको? इनका गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, गर्म होने पर चमकता है। और दूसरा क्या है कि इट डज नॉट बर्न और मेल्ट इजीली एट द हाई टेम्परेचर। बहुत अधिक उच्च ताप पर ना तो ये जलता है और ना ही ये पिघलता है। ठीक है, ताप पर ना तो ये जलता है और ना ही ये पिघलता है, इसलिए टंगस्टन का उपयोग बल्ब के फिलामेंट के रूप में करते हैं। अगला देखिए, जमीन में जमा पानी के क्या फायदे हैं? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड? सबसे पहले ये संदूषित नहीं हो सकता। देखिए, आपने अपने दिमाग का करना है, ये जर्नल से क्वेश्चन होते हैं। ये क्या होता है? इसे आसानी से प्रदूषित नहीं हो सकता। ठीक है, आपने अपने आप लिखना आंसर ये, यह है आसानी से प्रदूषित नहीं हो नहीं होते। ठीक है, तो व्यक्तिगत जल होते हैं। नंबर 2, इनका वाष्पीकरण नहीं हो सकता। इनका
ठीक। और क्या फायदे होते हैं? यह है स्वयं अपनी पूर्ति करते रहते हैं। ये अपने आप जो है वो बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे वर्षा आती है तो इनका जो लेवल है, वाटर लेवल अपने आप जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, आपने ऐसे भी इसको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, इससे पृथ्वी में नमी बनी रहती है। ठीक है, ये पृथ्वी में नमी बनी रहती है, मिट्टी में नमी बनी रह सकती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और फिर आप क्या लिख सकते हो, इनमें सूक्ष्म जीवों के पैदा होने की संभावना नहीं होती। सूक्ष्म जीव के पैदा होने की संभावना। ठीक है, ये आपने अपने आप साफ साफ लिखना, क्योंकि हम तो इसको जरा रनिंग में लिख रहा हूँ। उसके बाद देखिए 7वें प्रश्न में, देखिए एक कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली सफेद रोशनी विभक्त करने पर मिलने वाले रंगों के नाम ये क्रम में लिखिए। राइट द नेम ऑफ कलर्स इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। जब प्रिज्म में से सूर्य का प्रकाश गुजारा जाता है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में हमने उनके नाम बताने हैं। 1 2 3 4 5 6, एक और रखा है 7। ठीक है, 7 रंगों में विभाजित होते हैं, 7 रंगों के नाम बताना है। आपने इसको याद कैसे रखना है? विब वाई आर विब और मैंने वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, और येलो, सॉरी ग्रीन, ये है ना। उसके बाद ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर रेड। आपने इसको इसी प्रकार याद रखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं इसको? विब और। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, बैंगनी। ये क्या हो गया आपके पास सही सा तरीका क्या होता है? जैसे आप इसको बोल सकते हो पैनी आह पीनाला। कैसे लगते हैं इसको याद? पैनी आह पीनाला। पै मैंने बैंगनी, नी मैंने नीला, ठीक है, आ मैंने आसमानी, आ मैंने हरा, पी मैंने पीला, ना मैंने नारंगी, ला मैंने लाल। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यहाँ हिंदी में भी आप लिख सकते हो बैंगनी, नीला, आसमानी, ठीक है, हरा, पीला, और संतरी, और ये क्या हो गया हमारे पास? लाल। और हम यहाँ याद रख सकते हैं, नारंगी जैसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हमने बताने हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण होते हैं? ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, क्या बताया हमने आपको? ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये बंद वक्र होती हैं। क्या होती हैं ये? बंद वक्र होती हैं। ठीक, ये बंद वक्र होती हैं, कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। और ये हमेशा क्या होती है? दक्षिण से, ये दक्षिण से उत्तर की ओर गति करती हैं। क्या बताई मैंने? दक्षिण से उत्तर की ओर गति करती हैं। और क्या लिख सकते हो? ये ध्रुवों पे सघन होती हैं। ये ध्रुवों पर सघन होती हैं। ये याद रहेगा। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, दे आर क्लोज्ड कर्व। ठीक है, एंड 3 बताया हमने आपको, ध्यान रहेगा। दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दे आर क्लोज्ड कर्व। अगला देखिए, देखिए
नेक्स्ट में फ्लेमिंग के वाम हाथ नियम को और समझाइए। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। ताई मैंने आपको बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठ, अगर इनको हम इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, तो तर्जनी जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक के प्रवाह की धारा की दिशा और अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को निरूपित करता है। लाइए लिख के देखते हैं इसको। ये यदि हम अपने बाएं हाथ की मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा चालक की गति को निरूपित करता है, की ओर संकेत करता है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल, आगे शो कर सकते हो, करनी ही है आपने। ठीक है, ये क्या हो गया? फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका फोर्स हो गया और ये आपका करंट हो गया। ठीक है, यानी कि ये धारा होगी आपकी और ये चालक की गति और ये क्षेत्र, इस प्रकार ये हमें शो करेगा। 9th देखिए, किरण आरेख खींचिए तथा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति लिखिए। यदि वस्तु है यहाँ रखा है, ड्रा रे डायग्राम फ्रॉम द राइट नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अगर अवतल लेंस के f और 2f के बीच में वस्तु हो। अब देखिए अवतल लेंस हमने एक इस तरह का डायग्राम बनाना। देखिए बच्चों, ये f है और ये 2f है और वस्तु इन दोनों के बीच में रखी है। तो हम देखिए यहाँ से एक लाइन यहाँ से आएगी, एरो आपने यहाँ जरूर लगाना है। ठीक, और एक दूसरी लाइन आपकी ये इस तरफ को जा रही है, एरो लगाया हुआ दिखे, और यहाँ से टकरा कर वापिस आएगी, ये दोनों तरफ जाएगी और यहाँ से ये F से गुजरती है। ठीक, जहाँ ये दोनों लाइनें कटेंगी, यहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कटती हैं, वहां पर इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, कहाँ पे कटेगी? जहाँ पे ये कटी हैं दोनों, वहां पर इसकी इमेज बनती है। ये हमने F और 2F के बीच में ये आपको बताई है। अब पोजीशन देखिए क्या क्या होगी। अब प्रश्न आता है इसका कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, पोजीशन इमेज में क्या आएगी? वस्तु की क्या होगी? छोटी होगी, सीधी होगी, आभासी होगी, और वस्तु कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये लेंस है और ये मुख्य फोकस है, इसके बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होगा। देखिए वस्तु आपको कितनी लंबी नजर आ रही है ये, ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु है और प्रतिबिंब कितना है? ये छोटा है। प्रतिबिंब जो है वस्तु से आकार में छोटा होगा, आभासी होगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, सीधा तथा आभासी होगा। ठीक है, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या होगी? इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, आपने ये यहाँ पर लिखना है। और नेक्स्ट में देखिए, उत्तल लेंस के f और 2f के बीच, जब f उत्तल लेंस के f और 2f के बीच जब वस्तु हो, ये देखिए f और 2f के बीच में जब वस्तु हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? 2f से परे। ठीक है, कहाँ बनेगा? 2f से परे। आपको क्या ध्यान रखना है कि मैं आपको एक बार सारी पोजीशन बताता हूँ। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर, फोकस पे बनेगा और वास्तविकता और आकार में बहुत छोटा बनेगा। जब वस्तु 2F के परे आ जाएगी, 2F से परे, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब 2F से परे होगी तो F से जैसे जैसे प्रतिबिंब आगे जाएगा वैसे वैसे वस्तु आगे चली जाएगी। देखिए यहाँ पे सपोज कीजिए ये इस तरह का बना, ये जब अनंत पे आ जाएगी वस्तु, ठीक, और अगर उसके बाद थोड़ी सी पोजीशन चेंज होती है सपोज, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ जाएगा? सपोज कीजिए ये F है और ये यहाँ पर हमारे पास F है, वस्तु कहीं यहाँ पर है। तरीका क्या होता है इसका? ये F से क्रॉस हुई और ये जहाँ पर कटेगी, तो आपने इसको F और ये 2F मान लेना। तो प्रतिबिंब कहाँ? F से थोड़ा आगे चला गया, F से थोड़ा आगे चला गया। और अगर वस्तु 2F पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ एक बार। देखिए जब वस्तु 2F पर हो, आपने ये F और 2F ड्रा करते हुए बाद में लिखने हैं, पहले वस्तु बना लेनी है। ठीक, और वस्तु बना के इस प्रकार आप इसको कहाँ से
क्रॉसिंग शो। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार में क्रॉसिंग आपकी ठीक नहीं जाएगी, और आपने एफ उसको यहाँ पे शो करना जहां से ये क्रॉस हो रही है। ठीक, ये एफ और जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बनेगा? जब वस्तु 2f पे होगी तो प्रतिबिंब भी 2f पे बनेगा, 2f से परे होगी। जैसे जैसे वस्तु प्रतिबिंब जो है, वस्तु आगे आएगी, प्रतिबिंब जो है लेंस से आगे चलता चला जाएगा। पहले f पर था, फिर f और 2f के बीच में आ गया। अगर 2f पे है तो प्रतिबिंब 2f पे बनेगा। हमें कौन सा पूछा उन्होंने यहाँ पर? f और 2f के बीच में। आइए देखिए एक बार, जब ये f और 2f के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? 2f से थोड़ा और आगे चला जाएगा, ये प्रतिबिंब आगे 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 खिसकता चला जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना, जब 2f पे होगा तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और जब वह f पर जाएगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। अब 2f से आगे खिसका जैसे, तो यहाँ से प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी प्रकृति यहाँ पर क्या मानी जाएगी? प्रतिबिंब 2f से परे बनेगा, प्रतिबिंब 2f से परे बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, आकार में बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है। ठीक है, हमें यही पोजीशन यहाँ पे इन्होंने पूछी थी। बच्चों ये हमारा सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप में से किसी ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज पहले चैनल के फोन से, बच्चों आपको कोई नुकसान नहीं होगा प्लीज। अब नेक्स्ट देखिए, ये रसायन विज्ञान का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है? Which of the following is the chemical formula of bleaching powder? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये है CaOCl2। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो पानी में भीगा हुआ चूना होता है। ये है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। हमने आपको क्या बताया ब्लीचिंग पाउडर का, इसके यूजेस भी पूछ लेता है। आपको याद होगा, ब्लीच कराने लेडीज जाती है ना, तो ये सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, रंग काट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा दिवाली पे डिफरेंट कलर की मिठाइयाँ बनाते हैं मावे की, तो क्या करते हैं हलवाई उसको, तो सारे को एक में डाला और उसमें रंग काट डाला, ब्लीचिंग पाउडर डाला और उसको साफ कर दिया। ठीक है, इसका यूज भी पूछ सकता है आपको, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, कपड़ा उद्योग, कांच उद्योग, वस्त्र उद्योग, साबुन उद्योग, इन सब में इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपने उसने फार्मूला पूछा तो फार्मूला ही आएगा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकृत गंधिता क्या है? व्हाट इज रेंसिडिटी? जब भी कोई खाने की चीज हो, यदि किसी खाद्य पदार्थ के रंग, कलर चेंज हो जाए, गंध यानी कि स्मेल चेंज हो, और स्वाद, ठीक है, यदि किसी खाद्य पदार्थ के रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम विकृत गंधित भोजन बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं हम? विकृत गंधिता। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? यदि किसी खाद्य वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन जो है विकृत गंधिता कहलाता है। अब आपसे और प्रश्न क्या पूछ सकता है वो, इसको रोकने के इलाज क्या क्या है? ठीक है, विकृत गंधिता को कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जिन जिन चीज को प्रिजर्व करते हैं आपने वो बताना है। जैसे दूध को खराब होने से बचाने के लिए तापमान कम करते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर जिनके पास फ्रिज नहीं उसको बार बार उबालते हैं, यानी कि तापमान कम करके और तापमान बढ़ाकर। ठीक, नंबर 2, चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। आपने बहुत सारे देखे होंगे लेज वगैरह के जो पैकेट होते हैं, ठीक है, कुरकुरे वगैरह होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो। ठीक, और क्या बता सकते हैं हम आपको इसमें विकृत गंध से बचाने के लिए? जो हम घर में नमकीन या बिस्किट लाते हैं उसको एयर टाइट डिब्बों में रखते हैं ताकि उसके अंदर हवा ना जाए। ठीक है, उससे वो विकृत गंधित नहीं होते। अगर घर में सब्जी फालतू बनी है उसको क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख दें, तापमान कम करके, तापमान बढ़ा के, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित करवा कर। ठीक है, और जैसे अचार वगैरह होता है उसमें क्या करते हैं? तेल डालते हैं, तेल से भी विकृत गंधिता होने से बच, खराब होने से बच जाता है। नमक लगाकर, तेल डालकर, जो जो बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ सब्जियां कैसे जाती हैं, जैसे मान लो गोभी है, उनको खूब बॉयल करके उसको नमक में अच्छी तरह से उसको मिला देते हैं उसके में नमक, और वो सूख जाती है। जब सूख जाएगी तो उसको सुखाकर ऐसे ही डिब्बा बंद पैक कर दिया जाता है, और जब उसको यूज करना हो तो उसको उबाल के यूज कर लेते हैं। तो ये विकृत गंधिता हमने आपको बताया कि क्या होती है। क्या बताया हमने आपको? जब किसी खाद्य पदार्थ के रंग, स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाए उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? किसी भी तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ए केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ एटम टू, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या बोलेंगे इसको हम? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। क्या बताया मैंने? सहसंयोजी आबंधों में, सहसंयोजी आबंध में तत्वों का वह गुण के द्वारा वे इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है और सीजियम जो है वो सबसे कम ऋणात्मक वाला तत्व। क्या बताया मैंने आपको? फ्लोरीन जो है सबसे अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व है और सीजियम जो है वो सबसे कम ऋणात्मकता वाला तत्व है। Electronegativity is a chemical property that describe the tendency of atom or functional group to attract the electron towards itself. और फ्लोरीन क्या बताया हमने आपको? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सीजियम जो है वो लीस्ट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगला देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है? व्याख्या कीजिए। Why is respiration considered as the exothermic reactions? Exothermic reactions क्या होती हैं? The reactions in which energy is released in the form of heat and energy, heat and light। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, जिसमें ऊष्मा निकलती हो, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, और अब रेस्पिरेशन क्या होती है? श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। एनर्जी निकलती है इसके अंदर से। हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। और श्वसन में क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो भोजन का पाचन होता है और उससे हमारे शरीर में ऊष्मा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और होता क्या है इसमें? जो ग्लूकोज होता है ना, जो भी ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन उसके अंदर मिलती है। 6 पॉइंट इसको बैलेंस कर रहा हूँ साथ साथ, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के निकलते हैं और 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं और हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसमें ऊर्जा होती है ना, हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या बताया मैंने आपको? कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द फूड ब्रोकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है? इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। देयरफॉर रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कितने अणु जो है एटीपी के मिलते हैं? 38 अणु एटीपी। यहाँ पे 3 प्रश्न हो गए। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, उसमें हमें ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वायवीय श्वसन है। ठीक है, और वायवीय श्वसन में कितने अणु मिलते हैं? 38 अणु एटीपी के मिलते हैं। आपसे पूछ सकते थे शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? एटीपी, एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, ये आपने भूलना नहीं है। अगला देखिए,
धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के उपयोग बताने हैं। 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। बिल्कुल साधारण साधारण याद रखेंगे। देखिए, धोने का जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसका यूज क्या करते हैं? का साबुन उद्योग में यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल याद रखना। कागज उद्योग में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, वस्त्र उद्योग में उसका उपयोग करते हैं, कांच उद्योग में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो लेबोरेटरीज होती है ना, उसमें अपमार्जक के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कितने आसान है देखिए। साबुन उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कांच उद्योग, अपमार्जक उद्योग, इसमें सब में बेकिंग सोडा जो अपना वॉशिंग सोडा है इसका यूज किया जाता है। और सेकंड में पूछा था इन्होंने हमारे से बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल सा याद रखना है। अब एक बार हम पहले इसके वो भी बता देते हैं आपको। जो ये कपड़े धोने का सोडा होता है, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 और 10H2O। ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकते हैं, कई बार फार्मूला ही पूछ लेते हैं आपको, केमिकल फार्मूला। और इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या पढ़ते हैं इसको? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी आपसे पूछा जा सकता है इस कपड़े धोने के सोडे के लिए। ठीक है, फिर आता है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला क्या होता है? NaH तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? बेकिंग सोडा। यहाँ पर एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेंगे। इसका यूज जो है वो सोप इंडस्ट्री में करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, और इसको जो है हम लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। अब सेकंड है जो हमारा बेकिंग सोडिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बताया मैंने आपको? है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपको सीधा कैसे याद रखना है इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो उदर की अम्लता को समाप्त करने के लिए, जब एसिडिटी होती है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज वहां पर किया जाता है। आपने घर से याद रखना है। घर में माता जी क्या करते हैं? छोले बनाते हैं तो उसमें खाने का सोडा डालती हैं। ठीक है, खाना जल्दी पकाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो हम ये इडली वगैरह बनती है, डोसा वगैरह बनते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं बेकिंग सोडे का। ठीक, आपको क्या बताया? उधर की अम्लता को समाप्त करने के लिए, इडली डोसा बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जो भी बेकरी का यूज होता है, केक है, ब्रेड है, उसको बनाने में इसका यूज करते हैं। खाने को जल्दी बनाने में पकाने में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और हाँ, जो जल की कठोरता होती है, जल की कठोरता होती है, उसको हम दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं। अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज करते हैं इसका। अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, वहां पर भी इसका यूज कर। आपने इनको रटना नहीं होता, केवल अपने दिमाग में याद रखो। बेकिंग सोडा है ना, छोले पकाने के लिए इसका यूज करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज, केक बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। उधर की जब एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर किस प्रकार बदलता है? इसका कारण भी बताइए। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हाउ डज एटॉमिक साइज वेरी ऑन मूविंग डाउन टू द बॉटम इन अ राइट इट्स। एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है इसका एटॉमिक साइज? इंक्रीज। डाउन टू ए ग्रुप, जब नीचे की तरफ जाएंगे वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे नए शेल बनेंगे। ठीक है ना? This is because new shells are added as we go down to the group. This is because the distance between the outermost most electrons and the nucleus increases. जो outermost shell और nucleus उनका distance increase होता है, hence atomic size increases in the spite of increase in the nuclear charge. ठीक है, क्या ध्यान रखना आपने? जो एटॉमिक साइज है वो नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, क्या याद रखना आपने? आवर्त में नीचे की ओर जाने पर, आवर्त में समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्योंकि ये कक्षों की संख्या बढ़ती है। जैसे कक्षों की संख्या बढ़ेगी उसका परमाणु आकार बड़ा होता चला जाएगा। उसका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आकार उसका बड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण दो। व्हाट आर एम्फोटिक ऑक्साइड्स गिव्स टू एग्जांपल। क्या होते हैं आपके उभयधर्मी ऑक्साइड? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर कर जल और लवण बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। द ऑक्साइड्स विच हैज अ टेंडेंसी टू रिएक्ट with both and acids to form a salt and water are known as the amphoteric oxides। कौन कौन से होते हैं ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, Al2O3 और Zn। ये क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जल व लवण बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। The oxide which have a tendency to react with the both acid and base form a salt and water are known as the amphotic oxides। देखिए इससे अगला है विद्युत अपघटनी परिष्करण। यहाँ परिष्करण की स्पेलिंग गलत है, ये परिष्करण की व्याख्या कीजिए। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक बीकर लेते हैं हम, इसमें हम मेटल्स की प्योरिफिकेशन करते हैं। सपोज कीजिए बीकर लिया हमने, और बीकर में जिस चीज को हमने, जिस जड़ को हमने शुद्ध करना हो, तो हम एनोड पे लगा देते हैं। कहाँ लगा देते हैं उसको? एनोड पे। धन ध्रुव है, कहाँ लगाते हैं इसको? एनोड पे। ठीक, और उसी धातु की एक शुद्ध छड़ हम यहाँ पर कैथोड पे लगा देते हैं। ये शुद्ध धातु की छड़ यहाँ पर हम इसको कैथोड पर लगा देते हैं। ये ऋण ध्रुव। और इसको हमने कैसे जोड़ा? बैटरी से जोड़ देना है, इलेक्ट्रॉन की। ये धन ध्रुव है, ये ऋण ध्रुव है। और इसके अंदर जिस धातु को हमने शुद्ध करना, उसका ही विलयन यहाँ पर हम, क्या बताया मैंने आपको, इसको हमने शुद्ध करना, उसका विलयन हम यहाँ पर डालते हैं। विद्युत अपघटनी और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर हम डालते हैं। जैसे हम इसको ऑन करेंगे कुंजी को, तो इसमें से क्या होगा? यहाँ से जो प्योर मेटल है, जो ये अशुद्ध धातु की छड़ है ना, इस अशुद्ध धातु की छड़ से शुद्ध धातु निकलकर शुद्ध धातु की छड़ के ऊपर डिपॉजिट होती चली जाएगी, और इसके नीचे जो है यहाँ पर जो कचरा है वो नीचे बच जाता है, अशुद्धियां यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। इसे हम एनोड अपंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? एनोड अपंक। क्या बोलते हैं इसे हम? एनोड अपंक। आपने क्या ध्यान रखना, द इसको पहले इंग्लिश में बताया था, द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। एनोड पर हमने इम्प्योर मेटल लगा देना, एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ, ये थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑन द कैथोड। ऋण ध्रुव पर जो है उसकी क्या निकालनी है? प्योर मेटल की स्ट्रिप लगानी है। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट, उसी का लवणीय विलयन जो यहाँ पर है, इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसी का जलीय विलयन लेना होता है। ऑन द passes द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इसमें से करंट पास करेंगे हम यहाँ कुंजी ऑन करके, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, यहाँ से एनोड से जो प्योर मेटल है वो क्या होगा? डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, उसमें घुल जाएगा, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द, और यहाँ पर यह इकट्ठा होता चला जाएगा, और जितनी इम्प्योरिटीज है वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज है वो नीचे आ जाती है। शुद्ध धातु है उसको हमने कहाँ लगाना? कैथोड पर, ऋण ध्रुव पर, और अशुद्ध धातु को धन ध्रुव पे लगाना। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? अशुद्ध धातु में से शुद्ध धातु वो इसके अंदर सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर और शुद्ध धातु की छड़ के ऊपर यहाँ पर जमा हो जाएगी, और अशुद्धियां जो है इसके नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। वो आपने लिखना अपने आप है। अगला देखिए, सजातीय श्रृंखला किसे कहते हैं? इन्हीं के समजातीय श्रेणियां क्या होती हैं, उसके उदाहरण भी हमने देने हैं। समजातीय श्रेणियां क्या होती है? व्हाट आर होमोलोजियस सीरीज? होमोलोजियस सीरीज क्या होते हैं? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह स्थापित हो, प्रतिस्थापित करते हो, उसे समजातीय श्रेणियां कहते हैं। अब इनकी क्वालिटीज क्या होती हैं? इनमें CH4 CH2 का अंतर होता है, और सभी सदस्य एक सामान्य सूत्र से हम इसको
व्यक्त कर सकते हैं। लिख देते हैं, देखिए, स्थापित करता है सजातीय श्रृंखला, सजातीय श्रेणियां कहलाती हैं। इनमें CH2 का अंतर होता है और इन्हें एक सामान्य सूत्र से हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो अल्कोहल का हमने एक उदाहरण दे लेते हैं, अल्कोहल का ले लेते हैं। अल्कोहल का उदाहरण क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और ये क्या हो गया, अल्कोहल का एक सामान्य सूत्र हो गया। n की वैल्यू चेंज करने पर हम जो है इसको, जितने कार्बन बढ़ेंगे उसके हिसाब से यहाँ n और h जो है वो चेंज होते रहते हैं। उन्होंने सामान्य सूत्र पूछा था, आपने आपको एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ n की वैल्यू अगर चेंज करते जाओगे, जैसे n1 है तो ये क्या हो जाएगा, CH, और दो दूनी दो एकम दो और एक तीन, CH3OH, और अगर 2 हो जाएंगे तो C2H5OH, और 3 हो जाएंगे तो C3 और H7OH, और अगर 4 हो जाएंगे तो C4H9OH। ठीक है, ध्यान रहेगा, दोबारा बता देता हूँ। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज नोन एज द होलोजियस सीरीज। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। CH3Br, अब Br क्या हो गया, ब्रोमो। अब CH3 है, C सिंगल है, तो क्या बन गया, मीथेन। क्या बन जाएगा ये, ब्रोमो मिथेन। अब यहाँ क्या है, CH3, ये भी CH3, और बीच में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO, कीटोन ग्रुप है ना, तो क्या बन जाएगा ये, 1 2 3। इसको ऐसे खोल के देख लेते हैं, देखिए, ये CH3 है और ये CH3, ये डबल बॉन्ड है, ये कीटोन है। 1 2 3, सबसे क्या बन गया पहले, ये प्रोप। क्या बन गया, ये प्रोप। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ओन, तो क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्या बन गया ये, प्रोपेनोन। ठीक है, और अगला क्या है, CH3 CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। 1 2 कार्बन है, इथ बन गया ये। ठीक है, तो क्या बन गया, इथेनल, इथेनल, इथेनल। आप इन दोनों ग्रुपों की क्या खासियत ध्यान रखनी, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है कभी सेंटर में नहीं लगता, और ये कभी साइड में नहीं लगता। ये सबसे छोटा है, ये सबसे पहला यही बनता है इसका, कीटोन का। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है आपने। कीटोन कभी भी साइड में नहीं लगता, और एल्डिहाइड कभी भी बीच में फंक्शनल ग्रुप ये नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बीच में लगेगा तो इसे कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन तो किसी और के साथ चली जाएगी ना। तो आपने क्या ध्यान रखना, एल्डिहाइड कभी बीच में नहीं लगेगा, कीटोन कभी साइड में नहीं लगता, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना। सफाई क्रिया की क्रियाविधि समझाइए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब साबुन क्या है, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं। क्या बताया मैंने आपको, साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक आयनिक और एक हाइड्रोकार्बन। एक आयनिक भाग होता है और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक, एक आयनिक भाग होता है, एक दूसरा कौन सा बताया मैंने, हाइड्रोकार्बनिक भाग होता है। अब ज्यादातर मैल कैसी होती है, ऑयली होती है नेचर में। कैसी होती है, ऑयली। अब आपने क्या ध्यान रखना, जो आयनिक सीरा होता है इसका, वो जलरागी होता है। आयनिक सीरा क्या होता है इसका, जलरागी होता है। और जो हाइड्रोकार्बनिक सीरा होता है वो जल विरागी होता है। जलरागी जो जल में अंदर की तरफ जाने का प्रयास करता है, जल विरागी जल से बाहर आने का प्रयास करता है। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन में अणु एक विशिष्ट अवस्था में अपने को स्थापित कर लेते हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ, आयनिक जो सीरा होता है, आयनिक सीरा जलरागी होता है, और हाइड्रोकार्बन का जो सीरा होता है ये जल विरागी होता है। क्या होता है ये जल विरागी होता है, और साबुन इसमें एक विशिष्ट स्थिति बना लेते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो आयनिक सीरा होता है वो जल के अंदर जाने का प्रयास करता है। आपने ऐसे ही लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और जो हाइड्रोकार्बनिक सीरा होता है जल से बाहर आने का प्रयास होता है। ऐसा अणुओं के बड़ा समूह बनने के कारण होता है, और हाइड्रोकार्बन एक पूंछ की तरह एक क्लस्टर के भीतर जो है उसके हिस्से में क्या होते हैं, ये चले जाते हैं। ऐसा मतलब उसके बाद क्या होता है, इसका अपना आयनिक सीरा क्लस्टर की सतह पर होता है। इस संरचना को हम मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मिसेल। क्या बोलते हैं इसको हम, मिसेल। आपने ये भी याद रखना है। ठीक है,
जो गुच्छा बनता है उसको क्या बोलते हैं? मिसेल। एक क्या बताया? आयनिक सीरा जलरागी होता है, हाइड्रोकार्बनिक सीरा जल विरागी होता है। जब इसको साबुन में पानी में घोलते हैं तो एक विशिष्ट स्थिति बना लेता है। उस स्थिति में क्या होता है? जो जलरागी सीरा जल में अंदर जाने का प्रयास करता है और जल विरागी सीरा जल से बाहर आने का प्रयास करता है, और इस स्थिति में एक गुच्छ बनता है जिसे हम मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मिसेल। अब मिसेल के रूप में साबुन सफाई करने में क्षमता करता है। ठीक है, सफाई के लिए सक्षम कहाँ होता है? मिसेल होता है जो इस सफाई के लिए सक्षम होता है। और जो तैलीय मैल होती है ना, जो ऑयली डस्ट होती है, वो मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाती है, मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाती है, और मिसेल विलेन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, तथा आयन आयन विकर्षण के कारण जो है वो ये अब अवक्षेपित नहीं होते, और इस प्रकार जो है मिसेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट डर्ट होती है इज ऑयली इन नेचर एंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में तो घुलती नहीं वो। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन। जो इससे साबुन के अणु होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम की लंबी श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। जो आयनिक एंड होता है इसका, जो आयनिक भाग होता है, वो क्या होता है? पानी में डिसॉल्व हो जाता है, जलरागी बताया मैंने। वाइल कार्बन चेन जो होती है, जो हाइड्रोकार्बन है, इट डिसॉल्व्स इन ऑयल, वो तेल में घुलती है केवल। तो क्या होता है? द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल। तो मॉलिक्यूल बने, क्या बन गया? मिसेल। इन मिसेल्स one part of the molecule is towards oil droplets while ionic and bases to the outside. This forms an emulsion in water. ठीक है, इससे क्या होता है? इमल्शन हो जाता है वाटर में। द सोप मिसेल्स thus helps in dissolving the dirt in the water and we can wash our clothes clean. इससे हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने आपको? साबुन के दो सिरे होते हैं, एक जल रागी एक जल विरागी। एक आयनिक सीरा जल रागी होता है, और विरागी जो है वो हाइड्रोकार्बनिक सीरा होता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अभिक्रिया करते रहते हैं, और इससे जो है मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल जो है वो मैल को अपने में घोल लेता है और कपड़ा हमारा साफ हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विकास को रोकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या जिब्रेलिन? जो एब्सिसिक एसिड होता है वो ग्रोथ को रोकता है, ग्रोथ का संबंधन करता है, ये वृद्धि को रोकता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? कांच, ग्रास, पेपर या इनमें से कोई नहीं? जो गिलास होता है ना, कांच का गिलास है, ये जो है बायो नॉन डिग्रेडेबल है ना, अजैव निम्नीकरणीय है। ये घास है, पेपर है, सब गल जाएंगे पानी के अंदर, है ना, मिट्टी में डालने गल जाएंगे। जो कांच का गिलास होगा वो नहीं गलेगा। तो आपने क्या ध्यान रखना? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा स्थानांतरित करने में मदद करता है। प्लेसेंटा हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेस्ट सब्सटेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो उपरोक्त सभी है। प्लेसेंटा क्या होती है? अपरा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अपरा। माँ के शरीर से गर्भस्थ शिशु को जोड़ने वाली नलिका अपरा कहलाती है। इसके कार्य क्या होते हैं? ये गर्भस्थ शिशु को ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये गर्भस्थ शिशु को ग्लूकोज प्रदान करता है, ये उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अपरा के क्या कार्य हैं? माँ के शरीर से भ्रूणस्थ जो बच्चा होता है उसको पोषण प्रदान करना, तो पोषण प्रदान करना ये अपरा का कार्य होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? क्या काम होता है अपरा का? गर्भस्थ शिशु को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है इसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला देखिए, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? अब गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? गुरुत्व की दिशा में गति करना। पौधों का गुरुत्व की दिशा में गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है।
और गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, जड़ें जो हैं वो मिट्टी की ओर गति करती हैं। जड़ें कहाँ गति करती हैं? मिट्टी की ओर। और प्रोह कहाँ गति करता है? ऊपर की ओर। गुरुत्वानुवर्तन दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? जड़ों का मिट्टी की ओर गति करना, और प्रोह का ऊपर की ओर गति करना, वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो गया। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज द जियोट्रॉपिज्म। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? पौधे की जड़ों का मिट्टी की दिशा में गति करना एक गुरुत्वानुवर्तन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, गुरुत्व की दिशा में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पौधों का गुरुत्व की दिशा में गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। ठीक है, और पौधे की जड़ें जो हैं वो मिट्टी में गति करती हैं, मिट्टी की दिशा में गति करती हैं, नीचे की ओर गति करते हैं, वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल है। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल क्या है? जो प्रोह जो है वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ गति करता है, वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। क्या ध्यान रखना है आपने, ये पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। गुरुत्वानुवर्तन है, जलानुवर्तन है ना, प्रकाशानुवर्तन है। अगर आपसे प्रकाशानुवर्तन पूछ ले तो आपने क्या बोलना है? पौधे के प्रोह का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन होता है। ठीक है, जैसे अंधेरे कमरे में कोई पौधा रख दो तो वो खिड़की की तरफ जो है वो मुड़ जाता है। ठीक। और जलानुवर्तन क्या होता है? पौधे की जड़ों का जल की दिशा में गति करना जलानुवर्तन होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे वो पूछेगा ही पूछे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, किसी दो गर्भ निरोधन विधियों को समझाइए। एक्सप्लेन टू कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड्स। गर्भ को कैसे रोकते हैं? देखिए, बहुत सारे उपाय हैं। पुरुषों के लिए क्या होते हैं? विरोध वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना, काहे का इस्तेमाल करते हैं? कंडोम का। ठीक। और स्त्रियों में क्या करते हैं? प्रॉपर्टी लगवा देते हैं। पहले पुरुषों की बताते हैं आपको। निरोध का इस्तेमाल हो सकता है, जिसे हम कंडोम बोलते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं पुरुष? नस जो नलबंदी होती है। ठीक है, पुरुषों में नलबंदी कराई जाती है। अब ये तो हो गए पुरुषों के। अब स्त्रियों में क्या कर जाते हैं? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काहे का इस्तेमाल करते हैं? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। और इनमें क्या करते हैं? नसबंदी कराई जाती है। ठीक है, इन क्या कराई जाती है? नसबंदी कराई जाती है। अब इनके तो केमिकल उपचार भी होते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं ना, ऑपरेशन में नसबंदी और नलबंदी कराई जाती है। उसके बाद आप देखिए इनमें और क्या हो सकता है। लेडीज में गोलियां होती हैं, कुछ तो मुखीय गोलियां होती हैं और कुछ योनि की गोलियां होती हैं। यानी कि जब कोई गर्भ जो है वो स्थापित हो जाए तो योनि में इन गोलियों को रखते हैं, है ना। कोई योनि की गोलियां होती हैं, मुखीय गोलियां होती हैं, योनि की गोलियां होती हैं, कॉपर्टी है, नसबंदी है। ये गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां हैं। कि निरोध है कंडोम जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम पुरुषों में नलबंदी होती है, जिसे हम वैसिकटोमी के कहलाते हैं, और महिलाएं कॉपर्टी का इस्तेमाल करती हैं। जैसे और नसबंदी करते हैं इनमें, ट्यूबेक्टोमी होती है, मुख्य गोलियां होती हैं, योनि की गोलियां होती हैं। ये सब इसके गर्भ निरोधन के विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे उपाय होते हैं। आप अगला देखिए, पुष्प की अनुदृश्य काट का एक नामांकित चित्र बनाए। ड्रा अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। देखिए, ये फूल का एक चित्र है। ये वर्तिकाग्र हो गया इसमें। ठीक, ये वर्तिका है। और यहाँ पे ये आपको अंडाशय नजर आ रहा है। ये सारे स्त्री केसर के भाग हैं। आपको स्त्री केसर के भाग अलग भी पूछ सकता है, तो आपने ये ध्यान रखने। और ये पुंकेसर के भाग हैं, परागकोश है, तंतु है ना। ये स्त्री के पुंकेसर के भाग हो। ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है इसने, परागकोश जिसमें परागकण होते हैं, और ये पराग तंतु होता है, जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं। ये एंथर हो गया, और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, ये पिस्टिल हो गया, यहाँ पे इन्होंने दिखाया देखिए। और ये ओवरी यहाँ पे तो आप बना सकते हैं, है ना। ये हमारे पास फूल के विभिन्न भाग यहाँ पर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अनुमस्तिष्क एवं मेंडुला के कार्य लिखो। अनुमस्तिष्क क्या होता है? आपने क्या ध्यान रखना, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने तीन भाग होते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है बच्चों, इसके फिर तीन भाग होते हैं।
कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। और उसमें सबसे पहला भाग होता है इसका अनुमस्तिष्क, यहाँ पूछा है इन्होंने, ठीक है। और फिर है मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स। मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स। अब ये जो अनुमस्तिष्क हमने क्या बताया, ये शरीर की स्थिति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। और क्या काम करता है, ये शरीर की मूवमेंट जो होती है, पोस्चर जो है, बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन जो है, हमारा समन्वय होता है। तो हम बोलते हैं ना, स्पीच टू मेंटेन अ स्मूथ, में ये मदद करता है, हैं। बैलेंस मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज, ये जो हमारी शारीरिक कोशिकाएं होती हैं, की एक्टिविटीज को ये बैलेंस करने का काम करता है। आसन के समन्वय सामंजस्य का कार्य ये करता है, शरीर में गति बनाने में ये मदद करता है। और मेंडुला का कार्य क्या होता है, ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी करना, उनको नियंत्रित करता है। क्या खांसना, छींकना, उल्टी, कौन के क्या कार्य होते हैं, ये श्वसन संबंधी अभिक्रिया नियंत्रित क्या करता है, श्वसन संबंधी अभिक्रिया नियंत्रित करता है। अब इंग्लिश वालों को भी बता देता हूँ, देखिए। अब हमें इस सबसे पहले क्या पूछा था इन्होंने यहाँ पर, अब सेरिबेलम के फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा, इट रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सेंस सिस्टम, संवेदी जो अंग होते हैं उनसे ये पर ध्यान रहेगा। इट कंट्रोल्स द वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट्स सच एज पोस्चर, शरीर की होता है हमारा बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इज टू मेंटेन ए बैलेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एक्ट, वो इसके कार्य होते हैं, ध्यान रहेगा। और मेडुला ऑब्लांगेटा के क्या कार्य होते हैं, ये क्या करता है, इट डायरेक्टली कंट्रोल्स many involuntary responses. It carries out blood vessels dilations to increase or decrease the oxygen flow and response to the functions. ठीक है, ध्यान रहेगा ये मेडुला ऑब्लांगेटा के कार्य होते हैं। अगला देखिए, मानव के विकास का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। अब मानव का उद्भव कहाँ से माना जाता है, अफ्रीका से। कहाँ से माना जाता है, दक्षिणी अफ्रीका से। अफ्रीका के जंगलों में शिकार करता था, ये कहा जाता है, ठीक है ना। शिकार करने के लिए मानव ने ग्रुप बनाना प्रारंभ करा, वे धीरे धीरे अफ्रीका से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी एशिया, एशिया, यूरोप की ओर जाने लगे, ठीक है। और कभी ये ग्रुप बिखर गए, कभी ये परस्पर मिलकर फिर बिछुड़ गए। इस प्रकार पृथ्वी से मानव पृथ्वी पर विभिन्न दिशाओं में फैल गया, उसने कृषि करना आरंभ किया है, फिर एक जगह रहना शुरू किया, धीरे धीरे मानव के रहने सहने के तरीके में परिवर्तन आ गया। इस प्रकार जो है मानव सभ्यता का यहाँ पर विकास हुआ माना जाता है। इसमें आप जिस तरह मैंने आपको बताया, आप उसी तरह लिख सकते हो, ठीक है ना। और विषमपोषी में अंतर बताने हैं, 3 डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो आपने ऐसे रखना, भोजन बनाने की जो एबिलिटी होती है, ये अपना भोजन अब स्वयं नहीं बना सकते, और स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। स्वपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती विषमपोषी में, ठीक है। विषमपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। और स्वपोषी में क्या आते हैं, हरे पौधे केवल स्वपोषी, हरे पौधे केवल स्वपोषी हैं, और बाकी सभी जीव, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, वो सब विषमपोषी आते हैं। बिल्कुल आसान सा है, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। स्वपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, विषमपोषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। हरे पौधे स्वपोषी में आते हैं, और विषमपोषी में मनुष्य, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, ये सब विषमपोषी। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन का परिवहन कैसे होता है। मनुष्य में जो श्वसन जैसे ऑक्सीजन होती है, मनुष्य में श्वसन की गैसें जो O2 है या CO2 है, इसका परिवहन रक्त के द्वारा होता है। कैसे होता है इसका, रक्त के परिसंचरण के साथ इसका परिवहन होता है। क्या होता है, आपने क्या ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के परिसंचरण के साथ होता है। भोजन के ऑक्सीकरण में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है ना, तो वो रक्त में विसरण द्वारा मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, वो रक्त में विसरण द्वारा मिल जाती है। इस प्रकार रक्त जो है वी ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से शरीर से कार्बन वाला जो रक्त है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला
ब्लड जो है आया। कहाँ गया ये? दाएं आलिंद में। कहाँ चला गया ये? दाएं आलिंद में। ठीक। दायां आलिंद जब भर जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ से वाल्व खुलेंगे, ये सिकुड़ेगा और ये चला जाएगा दाएं नीले में। ठीक। अब दाएं नीले में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त है। यहाँ से कहाँ गया ये? फुफ्फुस धमनी में। कहाँ गया ये? उस धमनियों के माध्यम से ये फुफ्फुस में चला गया, फेफड़ों में चला गया। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो इसको मिल जाएगा। यहाँ से प्योरिफिकेशन होगी ना, यहाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त इसको यहाँ से मिल गया। यहाँ से उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड और नसा द्वार द्वारा शरीर से बाहर चली गई और ऑक्सीजन युक्त रक्त इसको मिल जाता है। ये यहाँ से बायां नीले में आ जाता है, बायां आलिंद में। सॉरी। ठीक। बाएं आलिंद में आने के बाद ये बाएं नीले में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बाएं नीले में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। और बाएं नीले से फिर ये महाधमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। क्या ध्यान रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसका ये हमारे शरीर में फ्लो डायग्राम है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर को जा रही, ये यहाँ प्योरिफिकेशन हो रहा और यहाँ से ऑक्सीजन हमारे शरीर में वापस आ रही है। ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले से जब ये पूरा भर जाता है तो दाएं नीले सिकुड़ जाता है और दाएं नीले सिकुड़ने पर ये दाएं नीले में चला जाता है। दाएं नीले जब भर जाएगा तो ये सिकुड़ेगा और यहाँ से फुफ्फुस धमनियों के द्वारा जो है ये फुफ्फुस में चला जाता है। यहाँ से इसका प्योरिफिकेशन होता है। कोशिकाएं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से अलग कर देती हैं और इसको ऑक्सीजन प्रदान कर देती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है बाएं नीले में चला जाता है। और बाएं नीले में से फिर ये बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में और उससे शरीर के विभिन्न भागों में ये पहुंच जाता है महाधमनी। यानी आपने इसको, ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का चक्र बन जाता है पूरा। इसे हम इसीलिए दोहरा परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड को दो बार जो है कोशिका यहाँ से एक बार ऑक्सीजन वाला और एक बिना ऑक्सीजन वाला गुजरना पड़ता है, इसलिए हम दोहरा परिसंचरण इसे। अगला देखिए, नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है? वृक्क जो है वो वृक्काणु, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है ना? वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन जो है वो इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अब सबसे पहले संरचना देखिए। प्रत्येक वृक्काणु में एक कप के आकार की संरचना होती है। अरे ना, ये कप के आकार की संरचना होती है। इसे वोमन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? वोमन संपुट। क्या बोलते हैं इस कप के आकार की संरचना को? वोमन संपुट। इसमें केशिकाओं का गुच्छ ही आपको नजर आ रहा है, इसको नजर आ रहा है आपको? ये केशिका गुच्छ, इसे हम यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया, इसे हम केशिका गुच्छ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? केशिका गुच्छ। इसमें केशिकाओं का जाल होता है, इसे हम केशिका गुच्छ कहते हैं। वोमन संपुट में कुंडली आकार की संरचना होती है। ये कुंडली के आकार की पूरी एक संरचना है, जिसे हम यू आकार की संरचना, हेनरी का लूप बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको, इस लूप को क्या बोलते हैं हम सारे को? हेनरी का। यह फिर एक कुंडली और कुंडलित नलिका बनाती है, जिसे संग्राहिक वाहिका में जाकर ये, अब इसके काम क्या होते हैं, वर्किंग कैसे करती है ये? वृक्क धमनी के रक्त जो है वोमन संपुट में आता है। कहाँ आता है? यहाँ पे ये वोमन संपुट में यहाँ से रक्त आता है, जिसमें फिर केशिका गुच्छों में ये लेकर चली जाती है। तो यहाँ पे गुच्छ है, ये रक्त जो है केशिका गुच्छों में चला जाता है। केशिका गुच्छ में रक्त को छानने का काम होता है। क्या होता है यहाँ पर? इसको छानने का काम होता है। और छानने में क्या होता है? यूरिया और यूरिक अम्ल जैसे जो पदार्थ होते हैं यहाँ से वो अलग हो जाते हैं, रक्त से वो छनकर अलग हो जाते हैं। और इसमें जो कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे कोस, पदार्थ में क्या आता है? कोस, अमीनो अम्ल और कुछ लवण है, वो सारे छनकर दोबारा यूरिया के साथ मिल जाते हैं। जब निस्यंदन जो है वो होता है तो कुंडली नलिका तथा हेनरी के लूप में से इसमें से गुजरता है। छनने के बाद कहाँ से गुजरता है ये? इस हेनरी के लूप में से, यहाँ से ये क्रॉस होता है।
तो इसमें उपयोगी पदार्थों को दोबारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो उपयोगी पदार्थ है यहाँ पे वो दोबारा अवशोषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में संग्रहित वाहिका में चले जाते हैं और फिर मूत्राशय से वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या ध्यान रहेगा आपको? दोबारा देख लेते हैं एक बार। मैं जो क्या बताना है आपने, जो नेफ्रॉन होता है वो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इसमें कप्क्याकार की संरचना होती है जिसे वोमन संपुट बोलते हैं। इसमें केशिकाओं का गुच्छ होता है, इसे कोशिका गुच्छ बोलते हैं। वोमन संपुट जो है वो एक कुंडली नलिका के रूप में होती है और इसका आकार यू के आकार का होता है। इसे हेनरी का लूप हम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? हेनरी का लूप इसे हम कहते हैं। और यह फिर एक और कुंडली जो नलिका होती है वो बनाती है, जो संग्राहक वाहिकों में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ये संग्राहक वाहिकों में जाकर ये मिल जाती है कि लूप बना रही है। ठीक है ना? अब इसमें काम क्या होता है? जो हमारे पास गंदा रक्त आएगा यहाँ से आया ये सारा रक्त, ठीक, केशिका गुच्छ में से गुजरेगा और केशिका गुच्छ में इसको छानने का काम होगा। इसमें से क्या क्या बाहर निकलता है? यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक, अम्ल, वो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में छनकर अलग हो जाते हैं। और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं, ग्लूकोज या अमीनो अम्ल जो इसमें रह जाते हैं, वो इसके छनने के बाद सारे इसके हेनरी के लूप में से क्रॉस होते हैं और हेनरी के लूप में से क्रॉस होने पर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल ग्लूकोज और अमीनो अम्ल दोबारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वेस्ट मटेरियल जो है वो मूत्राशय में मूत्र के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे हम समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मम्मी के फ़ोन से, भैया के फ़ोन से, पापा के फ़ोन से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।